हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत इंडियन कैपिटल मार्केट या भारतीय पूंजी बाजार ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारतीय पूंजी बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार। अब इससे पहले आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम डिस्कस किया और बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक को स्पेशली देखा। और अगर हम देखें कि पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट वो कहीं ना कहीं हमारे बैंकिंग सिस्टम को सहयोग करता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। कैसे करता है अभी आप देखते हैं। अब जैसे अगर देखिए तो इस पूंजी बाजार की आवश्यकता क्यों हुई। जब पूंजीवाद के आधार पर औद्योगिक विकास हुआ तो उद्योगों को अपने विकास के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई। अब पूंजी की आवश्यकता को जो है वो दो प्रकार से पूरा किया जा सकता है। या तो वो अपने संसाधन का प्रयोग करे, या तो वो फिर किसी से ऋण या अनुदान ले, या कहीं से कोई व्यवस्था पूंजी की बाहर से करे, बाहरी स्रोतों से। यानी दो ही तरह के उसके आंतरिक स्रोत हैं और बाह्य स्रोत हैं। तो बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा अगर जैसे सपोज दैट किसी भी पूंजीपति को अपनी कंपनी का विस्तार करना है तो बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा एक लिमिटेड हेल्प वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने गारंटी, अपने क्रेडिट के बेसिस पर जो लोन मिलेगा वही उसको अवेल कर सकता है, उसके आधार पर अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। लेकिन अब जो लोगों का बाजार है, बहुत से लोगों के पास छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट जो जैसे है, अगर वहां से पूंजी प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेगा? उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए उसे एक संगठित बाजार की आवश्यकता होगी और उस बाजार के रूप में पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट स्थापित किया गया। अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ और औद्योगिक विकास के क्रम में उस समय आवश्यकता हुई हमें पूंजी बाजार की। किसको आवश्यकता हुई? जितने भी पूंजीपति थे उनको आवश्यकता हुई कि भाई लोगों से थोड़ा थोड़ा पूंजी अगर मिल जाए तो हम एक बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रबंध कर सकते हैं और अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं। तो इस रूप में जो है वो पूंजी बाजार की व्यवस्था की जाती है। तो एक प्रकार से अगर हम परिभाषात्मक रूप से कहें कि जो है पूंजी बाजार या भारतीय पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम कैपिटल मार्केट कहें, पूंजी बाजार कहें, तो परिभाषात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि पूंजी औद्योगिक क्षेत्र को पूंजीगत आधार प्रदान करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को पूंजीगत आधार प्रदान करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट या संगठित बाजार के रूप में पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाती है। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज पे भी आएंगे। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार के रूप में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाती है जिसमें पंजीकृत या रजिस्टर्ड कंपनियां आईपीओ या शेयर के माध्यम से, इनिशियल पब्लिक ऑफर या शेयर के माध्यम से अपने लिए पूंजी का प्रबंध करती हैं या कैपिटल मैनेजमेंट करती हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब रिलायंस जियो को अपनी एक नई यूनिट बनानी है, एक नया एडवेंचर करना है, तो रिलायंस ने परमिशन ली और उसको परमिशन मिली कि भाई आप आईपीओ या शेयर के द्वारा अपने लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था कर सकते हो। अब कैसे होती है वो हम आगे बात करते हैं, लेकिन वहां पर उसको ये परमिशन मिली। तो अब किसी ने उसमें 1000 रुपये लगाया, किसी ने 10,000 रुपये लगाया, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया और हजारों लाखों इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया।
और उसको 1000 करोड़ रुपए मिल गए। अब शायद हो सकता है बैंक से नहीं मिलता वो, तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज मार्केट के रूप में डेवलप हुआ। तो एक बार फिर से अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, किस रूप में है, स्टॉक एक्सचेंज के रूप में, जिसमें पंजीकृत या रजिस्टर्ड कंपनियां आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या शेयर के माध्यम से शेयर धारक या शेयर होल्डर्स से पूंजी का प्रबंध करती हैं या कैपिटल मैनेजमेंट करती हैं। अब बात आती है कि शेयर धारक को क्या मिलता है। तो कंपनियों के प्रॉफिट के आधार पर, या हम कहें प्रॉफिट और लॉस के आधार पर, क्योंकि अगर शेयर धारक हैं हम तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो हमें लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर कंपनियों को जो है, कंपनियां शेयर होल्डर्स को उसका हिस्सा प्रदान करती हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका उदाहरण समझिएगा, मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो RIL ने मान लो सपोज दैट एक नया प्लान किया जियो का, और इसके लिए इस कंपनी को 2000 करोड़ की आवश्यकता है। अब कंपनी के क्रेडिट के आधार पर इसे 1000 करोड़ कहां से मिल गए, बैंक से मिल गए। तो अब 1000 करोड़ की इसे और आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए अगर ये कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो किसके पास जाएगी, सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी इस पर भी आएंगे हम, अभी मैं सिर्फ मोटे तौर पर उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो सेबी इसको परमिशन देगा कि आप आईपीओ या शेयर के द्वारा 1000 करोड़ का प्रबंध करिए। अब किसी ABCDEF सब ने इसमें पैसा लगाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, वो थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी के पास एक बड़ा अमाउंट हो गया। कल को उस प्रोजेक्ट से जब प्रॉफिट हुआ तो इन शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये तो कंपनी के शेयर होल्डर हो गए ना, शेयर धारक हो गए, वो 1% का हो, वो 0.1% का हो, बट है कुछ ना कुछ 0.001% का है, बट उसने पैसा लगाया तो वो शेयर होल्डर हो गया। अब कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें उसको प्रॉफिट होगा। श्योर है कि कंपनी को लॉस होगा तो उसे लॉस होगा, ये भी कंफर्म है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट में आप शेयर होल्डर हो, आप लॉस में भी शेयर होल्डर। जहां शेयर की बात आएगी वहां प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात आएगी। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैपिटल मार्केट कितना जरूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ये शेयर होल्डर्स के ही बेनिफिट नहीं दे रहा है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस का मौका नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ हमारे पूरी इंडस्ट्रीज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी हो वो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है और इसके थ्रू वो पूंजी का व्यापार करती है, पूंजी का आदान प्रदान करती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑफ कैपिटल। अब इसे ऑर्गेनाइज क्यों कहा गया, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि आरबीआई के अधीन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है। सेम उसी तरह से, बिल्कुल ऐसे ही पहले जैसे हमने बताया था कि बैंकों की स्थापना हो गई, बैंक अपने अपने तरीके से जो है वो इंटरेस्ट रेट निर्धारित करने लगे और बैंकों के बीच ही एक नकारात्मक प्रतिस्पर्धा होने लगी, जिससे बहुत सारे बैंकों का लॉस होने लगा और आरबीआई की आवश्यकता हुई। उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें
तो भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ही स्टॉक एक्सचेंज आ गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई। लेकिन नियंत्रण की बात अगर करें तो नहीं था, जिसके कारण क्या होता था कि कंपनियां जो है वो अपने अनुसार जो चाहती थी वो शेयर जारी करती थी, कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं था। अब ऐसे में बड़े पैमाने पर फ्रॉड कंपनियां आने लगी। ऐसा नहीं कि सेबी के बाद नहीं आई, उससे पहले ज़्यादा आई और लोगों की पूंजी डूबने लगी। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता किस बात की थी? आवश्यकता इस बात की थी कि अब जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये सिस्टम और ज़्यादा रेगुलेट हो, और रेगुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो संस्था विकसित की गई उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। जैसे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई नियंत्रित करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे पूरे कैपिटल मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? सेबी या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें इसके संबंध में क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सबसे पहले सेबी की स्थापना 1988 में सेबी की स्थापना हुई है। ठीक है, तो विद डेट मैं आपको बता दे रहा हूं, 12 अप्रैल 1988 को सेबी स्थापित हुआ। फर्स्ट पॉइंट, जब सेबी स्टैब्लिश हुआ तो वो लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अब ऐसे में कंपनियों में कोई डर ही नहीं था, क्योंकि लीगल एक्शन तो वो ले ही नहीं सकता था, उसे कोई वैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया। अब ऐसे में आवश्यकता थी कि वैधानिक दर्जा दिया जाए। तो 4 साल के बाद 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के द्वारा, और उससे बाद में एक्ट बना दिया गया। ठीक, तो 30 जनवरी 1992 वैधानिक दर्जा, लीगल स्टेटस, वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के द्वारा। ठीक है, अब रिमाइंड करा दें, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके बाद जो सेबी का एक स्पेशल एक्ट भी बनाया गया 2002 में, 2002 में सेबी एक्ट, ठीक है, सेबी एक्ट बना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इस एक्ट में 2013 में एक अमेंडमेंट भी किया गया, अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनेंस। ठीक, अब आप इनके द्वारा क्या किया गया सेबी के संबंध में अगर ये बात की जाए, तो सेबी को वैधानिक दर्जा मिला, सेबी को बहुत सारी वैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई, वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, सेबी को दी गई। ठीक, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, ये किस लिए लाया गया था? 2013 में अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये 2002 के इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि सेबी को और अधिक शक्तियां देना। जब सहारा जैसी कंपनियां, जब ऐसी तमाम कंपनियां जो है वो बड़े बड़े फ्रॉड करके और
जनता के जो पैसे थे उनको लेकर इधर उधर करने लगी। सिफी जैसी बहुत बड़ी कंपनी, उसने भी ऐसा किया। तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं शक्ति की आवश्यकता हो, क्योंकि सेबी का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास एक्शन लेने का अधिकार या शक्ति नहीं थी। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के मामले में ये ऑर्डर दिया कि सेबी ने जो आदेश दिया है उसका पालन सहारा कंपनी को करना होगा, सेबी के आदेश का पालन करना होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है इस द्वारा। ठीक है, अब हम सेबी से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो बच्चों मुंबई में है और इसके जोनल ऑफिसेस भी हैं। तो सेबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई। ओके, मुंबई में है। इसके बाद इसके जोनल ऑफिसेस हैं। जोनल ऑफिसेस का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो 4 जोन ऑफिस हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ का ऑफिस दिल्ली में है, ये जोनल ऑफिस हैं। ठीक है, क्षेत्रीय। साउथ का चेन्नई में है, ईस्ट का कोलकाता में है। ठीक है, और वेस्ट या पश्चिम का मैं देख ले रहा हूं, वेस्ट का ऑफिस अहमदाबाद में है। ओके, ठीक, तो हेड ऑफिस सेबी का मुंबई में है, जोनल ऑफिस नॉर्थ का दिल्ली में, साउथ का चेन्नई में, और ईस्ट का कोलकाता में, और वेस्ट का अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सेबी जैसे आरबीआई का एक बोर्ड है, वैसे ही सेबी का भी एक बोर्ड है। ठीक है, तो सेबी का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका एक बोर्ड है। ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस बोर्ड में सर्वोच्च पद जो है वो चेयरमैन का है। ठीक है, सेबी में सर्वोच्च पद चेयरमैन का है, जो एक सीनियर आईएएस होता है। परमानेंट का मतलब जो कार्यकाल के लिए निर्धारित है। ठीक है, और पार्ट टाइम मेंबर। ठीक, तो सेबी की संरचना में चेयरमैन, परमानेंट मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम जो इसके चेयरमैन हैं मिस्टर अजय त्यागी हैं, सीनियर आईएएस मिस्टर अजय त्यागी। ठीक है, मिस्टर अजय त्यागी। परमानेंट मेंबर 4 हैं मेरे ख्याल से, 4 मेंबर्स हैं। अब उनके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं कि 4 मेंबर कौन कौन है। ठीक है, और पार्ट टाइम मेंबर 3 है। ये मालूम होना चाहिए कि सेबी में कितने पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और कितने परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये हो गया सेबी की संरचना, जिसमें एक चेयरमैन जो मिस्टर अजय त्यागी प्रेजेंट टाइम है, एक सीनियर आईएएस, परमानेंट मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा ही सभी की नियुक्ति होती है, हमारी एजुकेटिव अपॉइंटमेंट करती है। और इसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के 2 सेक्रेटरी भी होते हैं, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, और इस तरह से कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव, और उनको मिलाकर एक बोर्ड बनता है जो डिसीजन लेता है सेबी से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेबी के फंक्शंस की, तो सेबी के फंक्शंस, सेबी को बनाने का उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य था कि एक ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट की तरफ हम बढ़ सकें, लोगों का
इस बाजार पर विश्वास हो। तो सेबी का जो पहला अगर हम देखें फंक्शन, तो वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि पूरा कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। उसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। किसी कंपनी को आईपीओ या शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान करता है। इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करने वाले जो शेयर ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स को या ब्रोकिंग एजेंसीज को कंट्रोल करता है। निवेशकों या इन्वेस्टर्स, जो हम शेयर होल्डर्स अगर हैं, तो शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखता है। अब उस रेफरेंस में जैसे मैंने कहा कि सहारा के विरुद्ध अगर कोई डिसीजन लिया उसने, तो निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय वो लेता है। यानी कंपनियों के विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई करना या वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना सेबी का कार्य होता है, जिससे कि इस बाजार पर लोगों का ट्रस्ट हो और तभी लोग पैसा लगाएंगे और तभी ये बाजार एक संगठित बाजार के रूप में चल सकेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से सेबी के ये फंक्शन हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज तो मैंने कहा अभी आपसे कि वास्तविक रूप से जो पूंजी बाजार है वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के रूप में है, जिसको हम व्यवहारिक रूप से, अभी आप किसी से बोल दो कि कैपिटल मार्केट तो शायद ना समझ पाए, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल क्लियर, हाँ भैया स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बिल्कुल जानता होगा। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो पहले भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23-24 तक रही, लेकिन वर्तमान में अगर हम सेबी की साइट पर जाएं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट पर जाएं, तो सेबी द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं उनकी संख्या सिर्फ 9 रह गई है। तो सेबी की साइट पर जो 9 स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडियन, पहले आप उनको जान लीजिए, मैं उनकी सूची आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, अभी ये लेटेस्ट जो अपडेटेड सेबी की साइट पर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पहला स्टॉक एक्सचेंज, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ये दूसरा है। तीसरा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज को शॉर्ट में INX भी नाम दिया गया है, INX। ठीक है, और ये गांधीनगर गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो सॉरी, ये अहमदाबाद में, गांधीनगर में दूसरा है अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद में है, INX जो है अहमदाबाद में है। 4th नंबर पे इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई। यहाँ मैंने शहर नहीं लिखा, ऑलरेडी पता है कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, मुंबई में है। कैलकाटा, कैलकाटा में है। इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX अहमदाबाद में है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई में है। ठीक है, 5th नंबर पे
स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में है, मुंबई में, ठीक। 6 नंबर पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX के नाम से भी जाना जाता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, ये भी मुंबई में है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नेक्स्ट नेशनल, अगला है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। IFSC, ठीक है, गांधीनगर, गांधीनगर में, ठीक, ये दिल्ली और ये मुंबई, ठीक। तो ये आपके सामने आ गए वर्तमान में जो परिचालन में है, जो वर्किंग है, ऐसे 9 स्टॉक एक्सचेंज जो सेबी की वेबसाइट पर भी हैं और ये अभी फिलहाल वर्किंग है। इसके अलावा अन्य सभी पहले से चल रहे स्टॉक एक्सचेंज को अब बंद कर दिया गया है, ठीक। तो अब उनकी संख्या 9 रह गई है, जिसमें आपको दिख रहा है कि कमोडिटी एक्सचेंज भी ऑलरेडी शामिल हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ओके, इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज सॉरी, ठीक है, INX, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज सेंटर है ये, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर है जो गांधीनगर गुजरात में है, ठीक। अब यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूँ सेबी की, कि सेबी ने जो इनका स्टेटस दिया है उसके अकॉर्डिंग BSE जो है एक परमानेंट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, परमानेंट स्टॉक एक्सचेंज है। कौन? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ये भी परमानेंट है, मतलब मैं P से परमानेंट वाले को लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज जो मुंबई में है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी परमानेंट है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कौन सा है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी परमानेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर उसने नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज को भी बोला है, ये भी परमानेंट है, ठीक है, ये भी परमानेंट है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी परमानेंट है। इसका मतलब कि जो 9 स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन 9 स्टॉक एक्सचेंज में एक, हम इसको P से ही अब कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट हैं फिलहाल। सेबी की इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे 9 वर्किंग स्टॉक एक्सचेंज में 6 स्टॉक एक्सचेंज स्थायी या परमानेंट हैं, ठीक। अब जो नहीं है उनका क्या स्टेटस है अगर मैं बोलूं तो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज या INX जो है, इसका जो परमिशन है अभी फिलहाल वो 28 दिसंबर
2020 तक है। हो सकता है आगे चलकर ये परमानेंट हो जाए, फिलहाल ऐसा है। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है उनकी क्या स्थिति है, मेट्रोपॉलिटन की, ठीक। तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा ये है, इसको 15 सितंबर तक 15 सितंबर 2020 तक के लिए अभी फ़िलहाल परमिशन है। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ, मैं शायद आपको यहाँ वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं उसको फिर से ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक। तो लास्ट में जो 9th नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज है, मैं उसको फिर से आपको लिख दे रहा हूँ 9th नंबर पे, वो NSEIFSC, ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये गांधीनगर गुजरात में है। और इसको फिलहाल परमिशन मिली है 28 मई 2021 तक, ठीक, 2021 तक। ओके, तो ये आपके सामने जो है अभी फिलहाल जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट आई है वो 9 है, जिसमें 6 परमानेंट हैं, 3 को कब तक परमिशन मिली है वो भी मैंने आपको बता दिया। 1 सितंबर, 1 दिसंबर 2020 और 1 मई 2021। और ये आगे कंटिन्यू होगा, क्या स्टेटस होगा ये आगे अपडेट होगा, ठीक है। तो ये हो गए भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं। अब इसमें इन स्टॉक एक्सचेंज में सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत के पूंजी बाजार की पहचान कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बच्चों ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ब्रिटिश शासनकाल में 9 जुलाई 1975 को 1975 को स्थापित हुआ। ये स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। और आपको बहुत प्राउड फील होगा ये जानकर, पहले से पता है तो अच्छी बात है, कि ये वर्तमान में विश्व के 10 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है। वर्तमान में विश्व के कितने? 10 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वर्तमान में ये विश्व के 10 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1875, मैं यहाँ पे गलत लिख गया, सॉरी, 1875, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई तो 1875 में हुई। और दूसरी बात जो है वो ये, प्रेजेंट टाइम ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और इस समय लगभग 6000 कंपनियां इस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। और बिजनेस के आधार पर अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है। अगर बिलियन ट्रिलियन बिजनेस की बात की जाए उसके बेसिस पर ये उसमें शामिल है। अब जब ये बात आती है कि वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है तो बाकी 9 कौन से हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में वर्तमान में अगर हम देखें टॉप 10 में हमारा BSE है, तो बाकी 9 कौन से हैं? तो मैं टॉप 10 की लिस्ट आपके सामने लाया हूं जिसको मैं बताने जा रहा हूं। टॉप 10 में सबसे पहला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये पहला है। दूसरा है यूएसए स्टॉक एक्सचेंज, यूएसए। तीसरा जापान या जापान स्टॉक एक्सचेंज, जापान स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वहां से बिजनेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इसके बाद संघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये चाइना स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, ये यूरोपीय यूनियन का है, यूरोपीय यूनियन का है। एम्स्टर्डम में इसका ऑफिस एक्सचेंज है, पेरिस में है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन का है, यूरो से रिलेटेड, ठीक है। 8वें नंबर पर सेंझॉन स्टॉक एक्सचेंज, साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट 9th नंबर पे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा, ठीक है। और 10th नंबर पे मैं 10th को ऊपर लिखूंगा, अपने इंडिया वाले को ऊपर लिखता हूं मैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये टॉप 10 में जब ये नाम आए कि भाई टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज, तो भैया टॉप 10 में कौन है? हम 10वें में हैं, 10वें नंबर पे हैं, 10वें पायदान पे हैं, हम टॉप 10 में शामिल हैं। बाकी कौन से 9 हैं वो भी तो पता होने चाहिए। तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज, जापान स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, यूरोनेक्स्ट यूरोपीय यूनियन का, सेंझॉन स्टॉक एक्सचेंज, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे टॉप 10 वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे हमारा जैसे पूरा कैपिटल माना जाता है, जो इकोनॉमिक कैपिटल है, वैसे ही वही स्थिति न्यूयॉर्क की है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम तुलना करें, टॉप 10 में तो हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। जब मैंने आज देखा उनका बिजनेस तो लगा कि अभी बहुत पीछे हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में तो अजीब सा ज़रूर लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी बहुत पीछे हैं। अब ये है कि सुखद अनुभूति किसमें होती है कि 200 लगभग 200 देशों में अगर टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट की बात होती है तो हम टॉप 10 में आ रहे हैं। सुखद अनुभूति बस इस बात की है, लेकिन टॉप 10 में जो गैप है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। वास्तविकता ये है जिसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो है या कुछ लोग, खासकर कॉम्पिटिटर, वास्तविक स्थितियों को नहीं जानते और तमाम ऐसी बातें करते हैं जो तुलनात्मक रूप से कहीं सही नहीं है, चाहे वो किसी भी देश को लेकर हो। मैं वास्तविकता इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कुछ लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो जैसे लगता है कि वो फाइनल सिलेक्शन ले लिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्री और मेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है।
है कि नहीं है? हाँ, ये आपको लगता है कि अब हम नॉट क्वालिफाइड की जो बड़ी लिस्ट है उससे बहुत स्पेशल हो गए, अलग हो गए, लेकिन जो क्वालिफाइड है उस लिस्ट में आपका गैप बहुत बड़ा है। जो क्वालिफाई हुए हैं उस लिस्ट में आपका गैप बहुत बड़ा है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखा करिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट में अगली जो बात है वो है इंडेक्स। इंडेक्स या सूचकांक, इंडेक्स या सूचकांक, ठीक है। कई बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में है तो इंडेक्स। जैसे बीएसई लोग कम जानते हैं, सेंसेक्स लोग ज़्यादा जानते हैं। सेंसेक्स उछला, सेंसेक्स धड़ाम से गिरा, ऐसी बात होती है ना कि सेंसेक्स उछला, सेंसेक्स धड़ाम से गिरा। तो ये बातें जो आती हैं उनको बहुत आसान भाषा में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इकोनॉमी में बार बार कह रहा हूँ कि इकोनॉमी में आपको बहुत ही सामान्य भाषा में चीज़ों को समझना है और तब आप आराम से उत्तर दे सकते हो। तो वही चीज़ है। तो देखिए, इंडेक्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड या पंजीकृत कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर, उनका जो भी प्रदर्शन होता है, अच्छा बिजनेस कर रही हैं, खराब कर रही हैं, प्रदर्शन के आधार पर उस एक्सचेंज का एक सिंबल या प्रतीक बनाया जाता है जिसे कहते हैं इंडेक्स या सूचकांक। सूचना देने वाला सूचकांक, इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूं कि सेंसेक्स की बात हम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कौन कौन से इंडेक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इंडेक्स जो है उससे रिलेटेड दो बातें जरूरी हैं कि इंडेक्स कैसे काम करता है, और दूसरा ये बात जरूरी है कि इंडेक्स किससे प्रभावित होता है, कौन सी चीज़ों से प्रभावित होता है, ठीक। तो सबसे पहले उस इंडेक्स को समझने के लिए आप आसानी से इस चीज़ को समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चौक एक स्टॉक एक्सचेंज है। चौक का एरिया एक स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कोई मधुर स्वीट नाम की कंपनी है, कोई शहाब बूट हाउस नाम की कंपनी है, कोई सागर रेडीमेड नाम की कंपनी है, कोई राजस्थान और मद्रास हैंडलूम नाम की कंपनी है। ये पूरा एरिया मान लेते हैं हम कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो इससे बहुत बड़ा होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि इतना बड़ा एक स्टॉक एक्सचेंज है। और चौक का जो घंटा घर है, उस पर जो घड़ी लगी हुई है, वहां पर एक सिंबल है इस मार्केट का जिसको हम उस प्रतीक को इंडेक्स मान लेते हैं। और जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, वैसे चौक मार्केट का चौकेक्स बना देते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि सर चौकेक्स बनाएंगे अभी। तो चौक की मार्केट कंपनियां हैं, वो दुकानें छोटी बड़ी, और वहां पर जो इंडेक्स है उसे चौकेक्स नाम दिया गया। अब आज लॉकडाउन है, पूरी मार्केट बंद है। अब ऐसे में जो चौकेक्स है वो उछलेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि आज मार्केट बंद है। आज लॉकडाउन की वजह से, एक प्रशासनिक कारण से, आज एक बीमारी के कारण से क्या हुआ? चौकेक्स धड़ाम से गिरा। लेकिन कल मार्केट में बहुत भीड़ थी और लोग अपनी जरूरत की चीजों को इसलिए खरीद रहे थे ज्यादा मात्रा में कि लॉकडाउन होने वाला है। तो कल की सिचुएशन क्या थी? कल की सिचुएशन ये थी कि मार्केट में बिजनेस अच्छा हुआ तो चौकेक्स उछला, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों का यानी ज्यादातर दुकानों का बिजनेस अच्छा हुआ, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन अगर अच्छा होगा तो सेंसेक्स उछला, और अगर उनका प्रदर्शन खराब होगा तो सेंसेक्स धड़ाम से गिरा। अब एक अपवाद भी मैं बता दूं आपको। आज लॉकडाउन है,
चॉकेक्स गिरा होगा, लेकिन हो सकता है एडवर्ड मेडिकल हॉल खुला होगा। एडवर्ड मेडिकल हॉल का बिजनेस प्रभावित नहीं हुआ होगा। तो गिरने के बावजूद एडवर्ड नाम की कंपनी का बिजनेस ऊपर गया। इसका मतलब कि जब सेंसेक्स धड़ाम से गिरा तो ये जरूरी नहीं है कि सभी कंपनियों का बिजनेस डाउन हुआ। हो सकता है कुछ कंपनियों का बिजनेस उस स्थिति में भी अच्छा हुआ हो। कल मार्केट में बहुत भीड़ थी, जरूरी नहीं कि सारे व्यापारी, सारी दुकानों, सारी कंपनियों को इसका फायदा हुआ। हो सकता है कल कोई कपड़े की दुकान में कोई गया ही ना हो कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, पहले आलू, प्याज, ब्रेड, अंडा, ये बटर, ये सब खरीदो, अभी कपड़े, दवा खरीदो, अभी कपड़े की आवश्यकता नहीं है, वो देखा जाएगा। तो इसका मतलब कि मार्केट में भीड़ है, बाजार है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है। उछाल आया सेंसेक्स चॉकेक्स में, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी दुकान में लोग गए। समझ गए आप? सेम ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई पेट्रोलियम से रिलेटेड है, कोई सूचना संचार से रिलेटेड है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, कोई केमिकल से, कोई दवा की कंपनी है, कोई बैंक है, तमाम चीजें हैं। अब मार्केट, जब आप कहते हैं कि सेंसेक्स उछला, तो मतलब जरूरी नहीं कि सारी कंपनियों को प्रॉफिट हुआ। हो सकता है कुछ कंपनियां, और जब धड़ाम से गिरा वहां भी ऐसी चीजें का प्रभाव होता होगा। तो सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स क्या है ये तो आप समझ गए होंगे कि उस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया गया प्रतीक या सिंबल। अब इंडेक्स को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, सूचकांक को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी परिस्थितियां हैं जो इंडेक्स को प्रभावित करती हैं। अब हम उस पर आते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको चौक का उदाहरण दिया। हम राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों पर आते हैं कि क्या प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति होती है, इंडेक्स का मतलब, प्रभावित मतलब ऊपर आना या नीचे जाना, उछाल या गिरना। प्रभावित का मतलब यह हुआ। पहली परिस्थिति है पंजीकृत कंपनियों की स्थिति। जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनकी स्थिति कौन सी? लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उस स्थिति पे, उस पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं फिर दूसरी परिस्थिति होगी, देश की आर्थिक स्थिति। जैसे आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, पूरे भारत में आर्थिक जो भी गतिविधियां थी वो सब रुक गईं। तो ऐसे में हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी? खराब हो गई कि नहीं? और ऐसे में जो कंपनी का प्रोडक्शन है, आयात निर्यात है, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगी? सीधी सी बात है कि वो परिस्थितियां। ठीक है। तीसरा, सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, चाहे वो टैक्स रिलेटेड पॉलिसी हो, जैसे जीएसटी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, चाइना से रिलेटेड पॉलिसी हो गया, किसी भी प्रकार की सरकार की जो नीतियां होती हैं वो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकती हैं, और सरकार की नीतियां ही अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकती हैं।
तो नीतियों पर बहुत बड़ा, हर तरह की, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, हर एक चीज़ प्रभावित करती है। आज की डेट में अगर चीन के साथ हमारी जो विदेश नीति है वो प्रभावित हुई है, नेपाल के साथ प्रभावित हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा आयात निर्यात, बहुत सारा व्यापार, एक व्यापारिक सबसे बड़ा भागीदार है चाइना, तो प्रभावित तो होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं उन नीतियों का प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो एक और इफेक्ट होता है, विदेशी प्रभाव जो आता है। ठीक है। चौथा, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। कई बार ऐसा हुआ है कि योजना, आपने जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि एक योजना के दौरान, 8वीं योजना के दौरान 3 प्रधानमंत्री हुए। अब ये सरकार रहेगी कि नहीं, कुछ पता नहीं है। अभी महाराष्ट्र में सरकार के ऊपर कई बार ऐसा संकट आया, राजस्थान में आया, तो अब महाराष्ट्र में, गुजरात में ऐसा संकट आ जाए तो वहाँ तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कंपनियों का व्यापार प्रभावित हो जाता है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो जाए, तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, अगर अस्थिरता होगी, अनस्टेबिलिटी होगी, तो हमारा जो मार्केट है वो प्रभावित होगा। आप देखते होंगे इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि जब चुनाव होता है, तो जब किसी पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिल रही होती तो सेंसेक्स की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और जब हंग पार्लियामेंट की स्थिति होती है तो सेंसेक्स धड़ाम से नीचे जा रहा होता है। कहीं ना कहीं वो सब जुड़े हुए हैं, सब, कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो अपनी अपनी पॉलिसीज़ के लिए कहीं ना कहीं उन चीज़ों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। पर तमाम तरह की पॉलिटिकल फंडिंग दी जाती है तो कंपनियां प्रभावित होनी ही होनी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इंटरनेशनल इफेक्ट। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर प्रभावित होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अगर खाड़ी देशों में या गल्फ कंट्रीज में पेट्रोलियम प्राइसेस प्रभावित हुए तो भारत उससे अछूता नहीं है। भारत में भी पेट्रोलियम प्राइसेस प्रभावित होंगे। पेट्रोलियम के मूल्य बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वैल्यूज बढ़ेंगे, प्रोडक्ट के मूल्य बढ़ जाएंगे, और ऐसे में अब आप सोचिए, व्यापार तो प्रभावित होना ही होना है। महंगाई में वृद्धि होगी, व्यापार प्रभावित होना ही होना है। आयात निर्यात प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, चाइना वाला जो इफेक्ट बताया मैंने कि वो यहाँ भी है, सरकार की नीतियों में भी यहाँ भी है। किसी भी देश के साथ जो हमारा संबंध होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, वो हमारे मार्केट को प्रभावित कर, और जो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बाजार को, मार्केट को प्रभावित करेगी तो वो इंडेक्स को प्रभावित इनडायरेक्टली कर देगी। ठीक है। अब एक और बड़ी स्थिति है और वो है प्राकृतिक स्थिति। प्राकृतिक स्थितियां, जैसे मानसून, फ्लड या बाढ़, भूकंप, या अन्य कोई आपदा। अभी कोरोना ही बड़ी आपदा है, हालांकि वो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम कह सकते हैं अन्य कोई आपदा। ठीक है। तो भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग हो गया या भूकंप आ गया, ठीक है, जो भी है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तूफान है, बहुत सारे साइक्लोन आए, देखो तबाह हो गया एरिया, तो तूफान भी उसमें हो गया। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक स्थिति, आप देखिए मानसून अच्छा हुआ क्योंकि सब कुछ कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं हम देखें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हर एक चीज़ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो जब एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो लोग कहते हैं अरे व्यापार भी प्रभावित होगा, और सेंसेक्स की स्थिति अच्छी हो जाती है। और जब मानसून इस बार अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। सेम वही प्रभाव आप देखिए, अगर बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई,
महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, तो क्या होगा? सब प्रभावित हो जाएगा। भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा, लैंडस्लाइडिंग हो गई, तूफान आ गया, तो कहीं ना कहीं उससे सीधी सी बात है व्यापार प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो हमारा जो सेंसेक्स है वो प्रभावित होगा। वो ऐसी स्थिति में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो उछाल आएगी, हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि वो नीचे गिरेगा। और मानसून अच्छा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ तो उछाल आएगी। इसे सेंसेक्स या उस अपने इंडेक्स के साथ जोड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें अब यहाँ पर कि भारत में इंडेक्स की, तो भारत में 2 इंडेक्स प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। लेकिन सेंसेक्स को सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं, और बीएसई में सेंसेक्स के अलावा भी कुछ इंडेक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएसई में मेन इंडेक्स तो सेंसेक्स है, लेकिन बीएसई 500, बीएसई 100, बीएसई ऑटो, बीएसई पीएसयू, बीएसई मिड कैप, बीएसई स्मॉल कैप। इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनियों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उनके इंडेक्स भी निर्धारित किए जाते हैं। पूरे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स कौन है? सेंसेक्स। सेंसेक्स, ठीक है, मेन इंडेक्स बीएसई का सेंसेक्स है, लेकिन जो उसके अलावा अलग अलग प्रकार की कंपनियों को कैटेगराइज करके और उनको अलग अलग इंडेक्स दिए जाते हैं। जैसे अगर पब्लिक सेक्टर कंपनियों की स्थिति अच्छी हो रही है तो हमें कैसे देख के पता चलेगा? बीएसई पीएसयू इस इंडेक्स के द्वारा। ऑटोमोबाइल कंपनियों की स्थिति हमें देखना है तो हम बीएसई ऑटो देखेंगे। अगर स्मॉल कैप, स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो मध्यम स्तरीय उद्योग हैं तो मिड कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, ठीक। बीएसई 100 क्या है, बीएसई 50 क्या है, बीएसई 500 क्या है, ये अलग अलग कंपनियों का निर्धारण इसमें कैटेगराइज किया गया। जैसे बहुत प्रॉफिट बेस्ड ब्लू चिप कंपनियां जो हैं उनकी कैटेगरी बनाई गई है। ब्लू चिप कंपनियां मतलब ऐसी कंपनियां जिनके शेयर में प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी होती है, ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियों कहते हैं। और उनकी कैटेगरी के आधार पर बनाए गए शेयर्स के जो इंडेक्स होते हैं उन्हें बीएसई 50, बीएसई 100, बीएसई 500 ऐसा नाम हम देते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड के कुछ स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स बहुत चर्चित रहते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लास्ट में मैं अभी आपको वो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स बता दे रहा हूँ और फिर उससे आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में। ये टॉपिक आपका 2 लेक्चर का है। तो हम लोग अब आते हैं जो मेन इंडेक्स है उस पर आते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैं एक्सचेंज लिख दे रहा हूँ और दूसरी तरफ इंडेक्स। तो सबसे पहला बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सेंसेक्स, दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, तीसरा लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अब लंदन लिख दिया मतलब स्टॉक एक्सचेंज कंफर्म है, फुटसी। नेक्स्ट न्यूयॉर्क डी जोन्स या डाउ जोन्स, नेक्स्ट यूएसए नास्डैक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, नास्डैक। नेक्स्ट इटली मिपटेल,
नेक्स्ट फ्रांस, कैक, CAC, कैक। ये ज़्यादातर मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पीछे जा सकते हैं। टोक्यो, निकी, जर्मनी, डेक्स। तो पहले आप इसको लिख लें। पहला BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स। दूसरा NSE, निफ्टी। तीसरा लंदन यानी UK का FTSE, न्यूयॉर्क डाउ जोन्स या डी जोन्स, USA का नॉस्डैक, इटली का मिप्टेल, इंडेक्स का नाम मिप्टेल है। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे हम लोग सेंसेक्स जानते हैं, इटली वाले मिप्टेल जानते होंगे, और जापान वाले निकी, है कि नहीं। तो फ्रांस का कैक, जापान का या टोक्यो का निकी, एंड जर्मनी का डेक्स। ठीक है, कुछ और हैं दो चार, मैं उनको भी बता दे रहा हूं आपको। हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग का हैंग सेंग है, हैंग सेंग। और इसके बाद चाइना का, चाइना संघाई का संघाई.com, संघाई.com। देन इसके बाद कनाडा, कनाडा का है सेप्ट, SEPT, सेप्ट कनाडा का है। ब्राज़ील, बावेस्पा, W से है, वेस्पा, बावेस्पा। साउथ कोरिया, कॉस्पी, कॉस्पी। ओके, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गए। हांगकांग का हैंग शेंग तो मैच कर रहा है, कोई इशू नहीं है। चाइना का संघाई.com, कनाडा का सेप्ट, SEPT, और ब्राज़ील का जो है वो बावेस्पा है, और साउथ कोरिया का कॉस्पी। ओके, तो जो है आपके लिए ये वो स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स जो बहुत फेमस हैं, बहुत चर्चित हैं। और चर्चित इसलिए हो गए आपके लिए क्योंकि आपको ये पढ़ना किस लिए है, एग्ज़ाम में आना है। अदरवाइज़ आप कोई इन्वेस्ट करने या इन्वेस्टर बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपको उसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो बच्चों, आज इंडियन कैपिटल मार्केट के अंतर्गत इसका पहला लेक्चर था। ये 2 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा सेकंड। क्यों इम्पॉर्टेंट होगा? यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, बस सेकंड वाले में आपको समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। कैपिटल मार्केट में ऐसे बहुत से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम में CRR, SLR, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें बताई थी, कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा। तो उसी तरह से हमारे कैपिटल मार्केट में कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन होते हैं। तो सेकेंड लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट वीक, कल तो संडे है, तो नेक्स्ट वीक मैं आपको सेकेंड लेक्चर में मैं उसको कवर करूँगा। और बच्चों, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप देखते हैं, लेकिन आपको जो नहीं अच्छा लगता है उसको भी देखना है, जो नहीं जिसमें इंटरेस्ट है उसको भी देखना है, सुनना है, लिखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा या बुरा से मतलब नहीं है, वहाँ आपके लिए सब कुछ ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखें, नोट्स बनाएं। और अभी हमने जो है, जो आपके अभी तक के लेक्चर्स आपने देखे हैं, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है उसके आधार पे आप अपने हमेशा टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए। और नोट्स बनाने वाले कैंडिडेट्स को कभी भी टेस्ट से पीछे हटना ही नहीं है, क्योंकि उसका पूरा तैयार लगभग होता रहता है, ठीक है। और जो है आगे विशेष रूप से ध्यान रखिए, इस समय बहुत केयर करने की आवश्यकता है। कोरोना के कारण जो है आप देखिए लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है,
और आप जो है सावधानी बरतेंगे तो इससे जल्दी छुटकारा मिलेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिए और अपनी जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया है इसको ही फुल फ्लेज स्टडी मानते हुए आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।